दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 27 अप्रैल 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स हो गया इस चैनल का नया नाम। नए नाम के अनुसार नए तरीके से अब आप नए कलेवर में नए टॉप एजुकेटर्स के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने, और आप इसका लाभ लीजिए ज़रूर। यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी जितनी भी जो भी खबरों से लेकर के जो खबरें हैं मैं तो देता ही हूँ आपको। इसके अलावा जो विषय जितने भी सब्जेक्ट हैं जिस भी एग्ज़ाम्स के, सब यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल पर संपूर्ण लाभ ले सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 27 अप्रैल की बात करें दोस्तों, तो आज की डेट में कोई ऐसा दिवस नहीं था जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है, इसलिए हमने शामिल नहीं किया। परीक्षाओं जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस 2020, और खैर इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना देता हूं। अभी दोपहर तक आपको एक अलग वीडियो परीक्षाओं के संदर्भ में मिल जाएगा, तो उसमें सारी आप चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम बाद में शाम के वीडियो में या रात के वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक बात बता दूं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो एमसीक्यू चल रहा था रात 8 बजे, वो जारी रहेगा। कुछ डिस्टर्बेंस हो गई 3-4 दिन, इस वजह से नहीं आ पाया, लेकिन आज से वो जारी रहेगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कल था 26 अप्रैल को। इसकी थीम याद रखिएगा, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये थीम थी। ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए किसके द्वारा जाता है, तो वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट संस्था है, ठीक है, सबसे पुरानी विशिष्ट संस्थाओं में से एक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और भारत 1975 में वीपो का एक सदस्य बना था। तो इतनी बातें आपको वीपो के बारे में याद रखनी है। सार्क की बात करें तो सार्क में स्वास्थ्य मंत्रियों का वीडियो सम्मेलन पाकिस्तान के अगुवाई में संपन्न हुआ, और सबसे बड़ी बात रही कि भारत भी इसमें शामिल हुआ। भारत के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक इसमें शामिल हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण है। अभी कोरोना वायरस के चलते ये सम्मेलन हुआ था, किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग किया जाए, इस तरह का एक सम्मेलन था। तो ये सम्मेलन की बात करें अगर तो बहुत ही अपने आप में, चूंकि संकटकालीन अवस्था है, तो संकट में शत्रु को भी मित्र हो जाना चाहिए, वही एक अवस्था आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल सार्क का 18 सम्मेलन ही हो पाया है आज तक। 19वां सम्मेलन 2016 में आयोजित होना था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, लेकिन उरी हमला हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ था भारत में, उसके बाद भारत ने इसका बायकॉट किया, और जो विभिन्न देश थे भारत के साथ ही, उन्होंने भी बायकॉट कर दिया सार्क कंट्रीज में। तो इस तरह से सार्क सम्मेलन 19वां हुआ ही नहीं आज तक, 20वें का अभी चर्चा ही नहीं है। तो सार्क क्या है? सार्क एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, दक्षेस भी कहते हैं इसको, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 7 देश सम्मिलित थे इसमें स्थापना के समय, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। लेकिन 2007 में 14वां सम्मेलन होता है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है। इस तरह से कुल 8 देश इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में, ठीक है। और वहीं पर 18वां जो अंतिम सम्मेलन हुआ था वह हुआ था काठमांडू में ही। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि इसकी अगुवाई किसने, पाकिस्तान ने की, और भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ। आभासी कोड की सुविधा वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। तो आभासी या वर्चुअल कोड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट संचालित करने वाला, सुविधा वाला देश का पहला जो राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि कोर्ट को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने वर्चुअल कोर्ट सजाने की इजाज़त दी थी या निर्देश दिया था। उस पर अमल कुछ राज्यों ने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बना जो पूरी तरह से इसकी सुविधा वाला राज्य बन गया है, ठीक है ना। हरियाणा में भी ये सब चीज़ें चली थी, पंजाब में भी चली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरे जो जनपद न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय है, खंडपीठ है, प्रत्येक जगहों पर वर्चुअल कोर्ट स्थापित सुविधा करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अर्थात सीट कितनी है, तो 160 जो है न्यायाधीशों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश। खाली मतलब 160
यहाँ पर जो है निश्चित पद हैं कि 160 जज होने चाहिए, मतलब क्षमता है जजों की इतनी। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर जी हैं, न्यायाधीश गोविंद माथुर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है, पता है आपको, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये लेकिन आगरा में हुई थी। 1869 में ये आगरा से इलाहाबाद लाया गया और तब से इलाहाबाद में ही है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो राजधानी आपको पता है लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के राजेंद्र कुमार तिवारी हैं। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का कौन है? संजय मिश्रा हैं। महाधिवक्ता कौन है? तो राघवेंद्र सिंह महाधिवक्ता हैं इस समय उत्तर प्रदेश के। विमला बाथम महिला आयोग की अध्यक्षा है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की। इतनी बातें आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए। संजय कोठारी नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अब ये सतर्कता आयुक्त कौन होते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? तो दोस्तों, जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे संबंधित भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उन पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च जो संस्था है भारत सरकार की, वो यही है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई 11 फरवरी 1964 को संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यह एक सांविधिक संस्था है, अर्थात विधि बनाकर इसका गठन किया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में पारित हुआ था, याद रखिएगा 2003 में ही हस्ताक्षर किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। इसके तहत ये व्यवस्था है कि इसमें इस संस्था में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा जो कि अध्यक्ष होगा इसका, और 2 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं जो कि सतर्कता आयुक्त होंगे। इनकी जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इन 3 सदस्यों में कौन होगा? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो ये तीनों इसकी जो है नियुक्ति में भाग लेते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, अर्थात 4 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरी हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये कार्यकाल इसका पूरा हो जाता है तो इसके बाद वो कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको यदि सबसे पहली बात तो आप लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ताकि आपको कहीं भटकना न पड़े किसी चीज़ के लिए, नोट्स के लिए या वीडियो के लिए। कोई भी विषय आपके माइंड में आ रहा है, सर्च करिए ऐप पे जा कर के, आपको उससे संबंधित टॉप एजुकेटर्स के वीडियोस और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बैठ कर के क्लासरूम जैसा मज़ा लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करने के लिए ये इंटर रेफरल कोड आप यहाँ पर अवश्य टाइप करिएगा। रेफरल कोड क्या आपको देना है? UD10 देना है। ठीक है ना, UD10 ये मेरा रेफरल कोड है। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए या 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 12 मंथ के लिए देखिए, जहाँ आपका 7,000 पड़ रहा है रुपये, वहीं 24 मंथ अर्थात 2 साल के लिए मात्र 9100 रुपये पड़ रहा है। तो 2 साल के लिए आप इनरोल हो सकते हैं किसी भी कोर्स से। उस कोर्स से संबंधित जितने वीडियोज़ आएंगी, जितनी PDF आएंगी, इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन आदि जो है आयोजित किए जाएंगे। पूरी तरह से क्लासरूम जैसी व्यवस्था आपको मिलेगी। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी पसंदीदा क्लास को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग वीडियो मेरा आएगा, उसमें मैं यूपी के विषय में, जो यूपी PCS है, संदर्भ में चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।